नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना मतलब होता है खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेना। आज की तारीख में पाकिस्तानी सेना को ध्यान में रखकर इस मुहावरे का सबसे सटीक उदाहरण कोई है तो वो ये कि पाकिस्तान ने एलओसी पर माछिल सेक्टर में 3 भारतीय जवानों को बर्बर तरीके से मारकर कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार लिया। हम आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल भारतीय सेना ने माछिल सेक्टर में अपने 3 जवानों की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी और आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते ऐसे गोले दागे कि पाकिस्तान की 4 सैनिक चौकियों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के 3 सैनिकों को मार गिराया जिसमें एक पाकिस्तानी सेना का कैप्टन भी शामिल है। भारतीय सेना माछिल, पुंछ, केल और राजौरी सेक्टर में जोरदार जवाबी कार्रवाई कर रही। भारतीय सेना पाकिस्तानी पोस्ट्स पर भारी मोर्टार और मशीन गनों से फायरिंग कर रही है। माछिल में 3 भारतीय सैनिकों को मारकर खुशी से उछल रही पाकिस्तानी सेना को शायद यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि ऐसा करके उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और कुल्हाड़ी पर पैर मारने के बाद पाकिस्तानी सेना चीख पुकार मचा रही है कि भारतीय सेना ने उसके 3 सैनिक मार डाले। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर से आई है जहां पर माछिल सेक्टर में पाकिस्तान के हमले में हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन एक जवान के साथ उसके शव के साथ बर्बरता की गई। अपनी सेना पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। भारतीय फौज की जानिब से अलसुब वादी नीलम के शाहकोट और कैरन सेक्टर में पहले फायरिंग और फिर गोलाबारी की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी लाइन क्रॉस करते पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बॉर्डर पर भारत जोरदार कार्रवाई कर रहा है। माछिल सेक्टर में शहीद हुए 3 जवानों का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने 3 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए। भारतीय फौज की जानिब से अलसुब वादी नीलम के शाहकोट और कैरन सेक्टर में पहले फायरिंग और फिर गोलाबारी की गई। माछिल सेक्टर में अपने 3 सैनिकों की मौत का बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान पर इतने गोले दागे कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से मकामी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है और दिन ब दिन ये जारियत बढ़ती जा रही है और 3 पाक फौज के जवान भी शहीद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं, तो वहाँ से जितना भी पाकिस्तान साइड से सीज फायर वायलेशन होता है उसका बड़ी जोरदार से हमारा बीएसएफ और भारतीय सेना के जवानों ने जवाब दिया है और दे रहे हैं। अपने जवानों की शहादत का बदला लेने में भारतीय सेना ने जरा भी वक्त नहीं गंवाया। भारतीय सेना माछिल, पुंछ, केल और राजौरी सेक्टर में जोरदार कार्रवाई कर रही है। अब तक पाकिस्तान की 4 चौकियों को तबाह किया जा चुका है जो आतंकियों को घुसपैठ के लिए कवर फायर देती थी। कार्रवाई के दौरान इंडियन आर्मी ने भारी मोर्टार और मशीन गनों का इस्तेमाल किया। साल 2003 में सीज फायर के बाद से भारतीय सेना पहली बार एलओसी पर इतनी भारी बमबारी कर रही है। आज तक की टीम माछिल सेक्टर में एलओसी के बेहद नजदीक से भारतीय सेना के बदले की कार्रवाई के कदमों की आहट को महसूस कर रही है। नियंत्रण रेखा में माछिल सेक्टर में कल शाम से लगातार तनाव बना हुआ है। जब से पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की तरफ से भारतीय सेना पर हमला हुआ है जिसमें 3 जवान शहीद हुए और कुछ जवान घायल हुए हैं। यहाँ पर जो ज़मीन पर पता चल रहा है कि अब जो पाकिस्तान की ये बैट एक्शन टीम थी उसका करारा जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। पूरे इलाके को सीज कर दिया गया है। अधिकतर सेना के जवानों को इस इलाके में भेजा जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जवान जो हैं उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना को निशाना बनाया गया था। मतलब साफ है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान जब जब अपनी हद पार करेगा उसे लाइन पर लाने के लिए भारतीय सेना उसी की जुबान में जवाब देगी। अब तक तो पाकिस्तान के भेजे में ये बात आ ही जानी चाहिए थी, लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। जब भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगा तो बी प्रिपेयर्ड के वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हमेशा के लिए बेनेट वुंड से ही बंदा मरेगा, वो म्यूटिलेशन नहीं होती। बेनेट वुंड से सर नहीं कटते, बेनेट वुंड से आंखें बाहर नहीं निकाली जाती, सिगरेट के निशान जिस्मों पर नहीं आते बेनेट वुंड से। नहीं होते हैं।
नहीं किए, तो फिर नहीं किए। जब आप लड़ते भी हैं तो इक्का दुक्का कहीं किसी की लाश मिल जाए, आप उसके साथ कसाईयों का काम करना शुरू करते हैं। आपको लड़ने का तरीका आना चाहिए। कॉम्बैट में बेनेट यूज होते हैं, आप शोर मत मचाएं। जब भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है उसमें बेनेट यूज होते हैं। हमारे जवान जो शहीद हुए बेनेट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैप्टन साहब कि ये तकलीफ आपने शुरू करी है, अपने सर बुलाई है, और आपको जितनी चाहिए उतनी मिलेगी। आप फैसला कर लीजिए आपको कहां पे रुकना है, उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान अकल इस्तेमाल करें, हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, जो हिंदुस्तान चाहेगा वो बड़े सगीर में होगा। आप जंग चाहते हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं। माछिल में भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता की कीमत पाकिस्तानी सेना ने अपने 3 सैनिकों की मौत से चुकाई है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खून के आंसू रो रहा पाकिस्तान ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि अब भारत उसकी किसी भी गलत हरकत को सहन करने के मूड में नहीं। अशरफ वानी, माछिल, आज तक। पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं होगा कि माछिल में 3 भारतीय सैनिकों को मारकर उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए एलओसी पर भारतीय सेना पाकिस्तानी चौकियों पर इतनी भीषण गोलीबारी कर रही है कि पाकिस्तानी सेना को डीजीएमओ लेवल की मीटिंग की जरूरत महसूस होने लगी। अब हम आपको आज तक के वॉर रूम लेकर चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी गौरव सावंत एलओसी पर जारी टेंशन की पूरी अपडेट दे रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में 770 किलोमीटर लंबी इस नियंत्रण रेखा पर इस समय जबरदस्त तनाव है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और इसमें हमारे 3 सिपाही यहां मच्छिल सेक्टर में शहीद हुए। एक का शव विक्षत किया गया और उसके बाद भारत ने आज सवेरे से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। यह जो भारत की जवाबी कार्रवाई है वो जम्मू के पास नौशेरा क्षेत्र से लेकर पुंछ, राजौरी, बिंबरगली, मेंढर, ये पीर पंजाल की पहाड़ियां, हाजीपीर पास के इस तरफ उड़ी, बारामूला, यहां कुपवारा और केरन, इस पूरे क्षेत्र में भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। और इस जवाबी कार्रवाई में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के 3 सिपाही, उनमें एक अफसर भी है, वो मारे गए। अनौपचारिक तौर पर सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में इससे ज्यादा लोग पाक अधिकृत कश्मीर में मारे गए हैं भारत की इस जवाबी कार्रवाई में, इस मुंहतोड़ कार्रवाई में। इस पूरे क्षेत्र में यहां भारत ने भारी मोटर्स का इस्तेमाल किया है और कुछ तस्वीरें जैसा हम लगातार आज तक पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, फायरिंग करते हुए पाकिस्तान की जो परमानेंट पोस्ट है उनको ध्वस्त किया है। भारत का मकसद एक, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करेगा तब भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने में पूरी तरह से सक्षम है। यहां नौशेरा से लेकर राजौरी, पुंछ, मेंढर, इस पूरे इलाके में इस समय भी फायरिंग और गोलीबारी चल रही है। पाकिस्तान ने अब थक कर इतनी मार खाने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के स्तर पर बातचीत की मांग की है, क्योंकि भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है यह लगातार चल रही है और पाकिस्तान असल में जानता है कि नियंत्रण रेखा पर भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। 2003 में इसी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने शांति बहाली की मांग की थी, सीज फायर की मांग की थी, 2003 का रमजान सीज फायर। इस पूरे इलाके में इस पॉइंट से लेकर यहां सियाचिन ग्लेशियर तक यह सीज फायर चल तो रहा है, लेकिन बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर सेक्टर, कश्मीर घाटी और जम्मू घाटी में इस सीज फायर का जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इस कारगिल और सियाचिन बटालिक क्षेत्र में सीज फायर अभी भी बरकरार है। कब तक यह बरकरार रहेगा? पाकिस्तान पहली गोली तो दाग सकता है, लेकिन आखिरी गोली भारत दागेगा, यह भारत ने साफ कर दिया है। यहां पर एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, एलओसी पर बढ़ती टेंशन से दोनों देशों की आम जनता को तो कोई फायदा हो नहीं सकता, तो फिर वो कौन है जो एलओसी पर टेंशन में अपना फायदा देख रहे हैं? अब जरा ध्यान दीजिए, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ राहिल शरीफ 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वो अब तक कहते आ रहे हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। अब सोचिए कि वो रिटायर होने के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गए, और फिर एलओसी पर जारी टेंशन के माहौल को इस बात से जोड़कर सोचिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहिल शरीफ एलओसी पर टेंशन का माहौल पैदा करके अपने एक्सटेंशन की जमीन तैयार कर रहे हैं?
आज तक को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एलओसी पर राहिल शरीफ ने टेरर मशीनरी को एक्टिव करने का प्लान बनाया है। भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना जल्द ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती। पाकिस्तानी सेना आईएसआई के साथ मिलकर जल्द ही भारत के बड़े शहरों में आतंकी हमले करवा सकती है और यह सब राहिल शरीफ का एक्सटेंशन हासिल करने वाला प्लान है, क्योंकि बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने पर राहिल शरीफ को 3 साल का एक्सटेंशन मिलने का चांस मिल जाएगा। जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तान में सत्ता के केंद्र 2 शरीफों में सबसे ताकतवर शरीफ, लेकिन शराफत का नामो निशान नहीं। राहिल शरीफ की रिटायरमेंट से 6 दिन पहले एलओसी पर पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकतें यूं ही नहीं हैं, ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। राहिल शरीफ एलओसी पर टेंशन फैलाकर अपने एक्सटेंशन पाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन भारत ने अब यह तय कर लिया है कि अब वो टेंशन लेने के बजाय पाकिस्तान को सूद समेत टेंशन वापस दे देगा। उनके राहिल शरीफ जी को रिटायर हो जाने दीजिए, पीसफुली घर जाने दीजिए 29 को, फिर देखिए हिंदुस्तान क्या करता है। हिंदुस्तान ऐसी जबरदस्त सजा पाकिस्तान को देगा कि उसको अपने वुंड्स लिक करने में भी बहुत समय लगेगा। अब राहिल शरीफ की टेंशन से एक्सटेंशन वाली प्लानिंग के प्यादों पर गौर कीजिए। राहिल शरीफ, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन। पाकिस्तान में राहिल शरीफ की प्लानिंग के तहत आतंकी तिकड़ी मिलकर एलओसी पर हदें पार करने की 6 दिवसीय प्लानिंग रच चुकी है, क्योंकि राहिल शरीफ जानते हैं कि एलओसी पर टेंशन रहेगी तो आर्मी चीफ के तौर पर उनकी पेंशन लेने की नौबत टल जाएगी। माछिल में पाकिस्तानी सेना ने अपने पालतू आतंकवादियों से 3 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतरवाया। ये राहिल शरीफ की ही प्लानिंग थी। भारत ने इसका इतना जबरदस्त बदला लिया कि 24 घंटे से पहले पाकिस्तानी सेना के 3 सैनिक मार गिराए। अब कुछ दिनों की शांति के बाद एलओसी पर एक बार फिर टेंशन अपने चरम पर है और ये राहिल शरीफ की रिटायरमेंट टालने के लिए काफी है। खुद पाकिस्तान में जानकार मानते हैं कि ऐन वक्त पर राहिल शरीफ का रिटायरमेंट टल जाएगा। ये जो मोर ओवर किया गया है ना, ट्वीट में हमारे दोस्त जनरल आसिम बाजवा साहब ने किया है, ये मोर ओवर आपको ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए किया गया है कि आप एक बड़ी खबर के लिए तैयार रहें। मुझे लगता है सिर्फ ये रीडिंग करके कि जनरल साहब ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि शायद वो अपना पहला फैसला था उसको रिवर्स करें। ये रिवर्स करने की तरफ पहला स्टेप है जो आज उन्होंने किया है। राहिल शरीफ की पूरी प्लानिंग है कि एलओसी पर टेंशन बढ़ती जाए ताकि उनका कार्यकाल बढ़ जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगले 6 दिन एलओसी पर बेहद धमाकेदार होने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। अब राहिल शरीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे या न रहे, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना की हर हिमाकत का जोरदार जवाब दिया जाएगा, जिसका ट्रेलर पाकिस्तानी सेना आज एक बार फिर देख चुकी है। पुराने नोट से विपक्ष का प्यार खत्म नहीं हो रहा है तो नए नोट की कड़क में सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। संसद में 5वें दिन भी शोर और हंगामे के सिवा कुछ और नहीं निकला। विपक्ष को लगता है कि नोटबंदी पर जनता की परेशानियों से पीएम को घेरने का बड़ा मौका है, जिन्हें नोटबंदी से सीधे राजनीतिक फायदा हो सकता है। लेकिन सरकार को विपक्ष के शोर में ही अपना फायदा दिख रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि नोटबंदी के सीधे विरोध से विपक्ष के लिए काले धन के समर्थन में खड़े होने का मैसेज जा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष के एकजुट होकर विरोध करने और संसद से लेकर सड़क तक घेरने के बावजूद सरकार बैकफुट पर नहीं है। इस डिसीजन के पीछे एक स्कैम, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वायलेटेड। हम जवाब देने को तैयार हैं। सदन को सुनना चाहिए। हालत बड़े खराब है, पूरे देश में इमरजेंसी जैसा वातावरण है। नोटबंदी के विरोध में पूरा विपक्ष एक दूसरे के पीछे लाइन में लग गया है। विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया है कि किसी तरह से सरकार बैकफुट पर आ जाए, लेकिन पिछले 5 दिन में सरकार की तरफ से कोई नरमी नहीं दिखी।
आज संसद परिसर में 13 दलों के सांसद इकट्ठा हुए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इसमें आए थे। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ और अंदर उसी तरह का हंगामा जो पिछले 5 दिनों से चल रहा है। बाहर सड़क पर ममता बनर्जी जंतर मंतर पर जम गई। शाम होते होते कांग्रेस भी सड़क पर प्रदर्शन करने निकल पड़ी। ये जो प्रधानमंत्री ने किया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्प्रॉम्प्टू फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में किसी से पूछा नहीं। कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को नहीं मालूम था। ये डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, ये प्रधानमंत्री का डिसीजन है और इस डिसीजन के कारण करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। 200 एमपीज कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आकर लोकसभा में देश को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। संसद के अंदर तो विपक्ष ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है। 5 दिन से न राज्यसभा चल रही है न लोकसभा चल रही। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रश्नकाल के दौरान दिखे। विपक्ष के हंगामे के बीच मोदी चुपचाप बैठे रहे। हम काले धन के खिलाफ जो मोदी जी के नेतृत्व में संघर्ष शुरू किया है, उसके बारे में पूरा बहस करने के लिए तैयार है। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बहस करने के लिए तैयार है। मैं नहीं समझ रहा हूँ ये हाउस को क्यों रोक रहे हैं, क्यों नहीं सुनने। लेकिन विपक्ष संसद में पीएम के बोलने और वोटिंग वाले नियमों के तहत चर्चा कराने पर अड़ा है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री को सदन में बयान देना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि वो तय करेगी कि कब पीएम बोलेंगे। दोनों पक्ष अपनी जगह पर खड़े हैं। सरकार से हमारी मांगों को उचित। हम तो ये चाहते हैं कि रूल 56 के तहत आप एडजर्नमेंट मोशन को चर्चा में लो, और मेरा सिर्फ हमारी पार्टी का नहीं, सारे पार्टी के नेता लोगों का कहना ये है और एक होकर हम रखे हैं। तो ये सरकार अगर इसको बहस में लाना चाहती है और लोगों के समस्याओं को सदन में रखना चाहती है और सुनना चाहती है, तो प्राइम मिनिस्टर बैठकर इन समस्याओं को समझे और सुलझाए। उसके बजाय हम चाहते हैं तुम 193 में करो, घर जाओ, ये क्या है? संसद के अंदर विपक्ष की आवाज को ताकत देने के लिए सड़क पर ममता बनर्जी भी उतर गई। आज ममता बनर्जी ने जंतर मंतर पर धरना दिया, जिसमें कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। चाय बगान को मजदूर काल से रास्ते में पड़ा हुआ, नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में मजदूर का मजदूरी नहीं मिला। आप बताओ देश का लोग, हम क्या करें? किसका पास जाए, किसको बताए? हिटलरी कायदा ठीक है, हिटलर से भी ज्यादा हिटलर देश में बन गया। आप लोगों ने क्या चल रहा है? आपको सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक डिसीजन ले लिया। लोकतंत्र में कभी नहीं चलता है। 3 महीने का समय दिया। लेकिन सरकार भी विपक्ष की घेरेबंदी से बैकफुट पर नहीं है। सरकार को लगता है कि नोटबंदी के फैसले पर जनता उसके साथ है, लिहाजा फैसला वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक छोटा सा क्यों न एक वर्ग उभर करके सामने आने की हिम्मत कर रहा है कि जो करप्शन और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के सामने कहता है नहीं, मैं तो करप्शन और काले धन वालों के साथ खड़ा रहूंगा। ऐसे समय भविष्य का विचार करते हुए हमारी भावी पीढ़ियों का भला करने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज मानसिकता के सामने खड़े होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है कि सरकार की स्ट्रेटजी यही है कि विपक्ष जितना शोर करेगा उतना ही सरकार को फायदा होगा, और विपक्ष की स्ट्रेटजी ये है कि जनता की परेशानियों को सामने रखकर सीधे पीएम को टारगेट किया जाए। 2.5 साल में ये दूसरा मौका है जब विपक्षी सड़क से संसद तक एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। पहली बार भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सब एकजुट हुए थे, जिसने सरकार को कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन इस बार सरकार कदम पीछे खींचती दिख नहीं रही है। कुमार विक्रांत के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर संसद क्यों नहीं चल पा रही है, विपक्ष का क्या कहना है और सरकार का पक्ष क्या है।
विपक्ष का कहना है कि नियम 56 के तहत नोटबंदी पर चर्चा की जाए, जिसमें वोटिंग का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि नोटबंदी पर चर्चा नियम 193 के तहत होगी, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। विपक्ष का कहना है कि नोटबंदी पर चर्चा में प्रधानमंत्री बैठें और सदन में नोटबंदी पर बयान दें। सरकार का कहना है कि नोटबंदी पर सदन में पीएम कब बोलेंगे, यह तय करना सरकार का काम है। विपक्ष का कहना है कि नोटबंदी के फैसले से जनता परेशान हो रही है, नोटबंदी का फैसला वापस लेना चाहिए। सरकार का कहना है कि नोटबंदी के फैसले पर जनता सरकार के साथ है, फैसला किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। नोटबंदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। संसद और सड़क दोनों जगह मोर्चा खुल चुका है। इसके बावजूद विपक्ष सरकार को बैकफुट पर लाने में नाकाम रहा है। सरकार किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री ने कल अपने नमो मोबाइल ऐप पर 10 सवाल पूछकर जनता की राय मांगी थी। खुद प्रधानमंत्री ने आज सर्वे के नतीजों के बारे में बताया। पिछले 24 घंटे में करीब 5 लाख लोगों ने नोटबंदी के फैसले पर पीएम के सर्वे में अपनी राय दी है। 90% लोगों ने माना कि काले धन से निपटने के लिए नोटबंदी बेहतरीन कदम है। 90% लोगों ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने के फैसले का समर्थन किया है। 92% लोगों ने माना कि नोटबंदी से काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी। 66% लोगों ने माना कि नोटबंदी से घर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा आम आदमी की पहुंच में आएंगी। 48% लोगों ने कहा कि नोटबंदी से उन्हें दिक्कत तो हुई, लेकिन ये काले धन, आतंक और जाली नोट से लड़ाई में सही है। 86% लोगों ने माना कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करते थे, वो अब काले धन, भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत हर जगह है। शहरों में लाइन जरूर छोटी हुई है, लेकिन परेशानियां अब भी कम नहीं हुई हैं। छोटे दुकानदारों की परेशानियां तो बहुत बड़ी है, क्योंकि कैश के बिना किसी का भी काम नहीं चलता। इस कड़की के बीच आटे दाल का भाव भी पता चल रहा है। रोजमर्रा के खाने पीने के सामान, आटा, दाल, सब्जियों पर किस तरह से नोटबंदी का असर पड़ा है, इसका विश्लेषण करना भी जरूरी है। कैश की किल्लत से इन दिनों वैसे तो सब परेशान हैं, लेकिन ये परेशानी उन छोटे दुकानदारों के लिए बहुत बड़ी है जो गली मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं। नोटबंदी के बाद जिन चीज़ों की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा होता दिख रहा है, वो है आपकी ज़रूरत की सबसे अहम चीज़ें, यानी आटा और तेल, जिसके बिना आज की तारीख में खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इस वक्त हम कोंडली के एक किराना शॉप पे मौजूद हैं, रिटेल दुकान है। अगर यहाँ देखें तो ये वो दुकानें हैं जो अक्सर इस वक्त यहाँ पे लोगों की भीड़ रहती थी, अगर हम इनकी माने। और इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे फिलहाल वीरानी छाई हुई है। हालांकि ग्राहकी हो रही है, लेकिन वो लगभग ना के बराबर हो रही है, ऐसा कह सकते हैं हम। हाँ, बहुत कम है। पिछली के अपेक्षा आधी दुकानदारी है आजकल, जब से नोटबंद हुआ। और लोगों के पास पैसे भी नहीं है। 1500 पुराने नोट है, जिससे सामान नहीं मिल पा रहा है। नकदी की कमी ने बाजार में आटे दाल का भाव भी बढ़ा दिया है। 15 दिन पहले 22 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाला आटा अब 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। चना दाल जो 15 दिन पहले 90 रुपए प्रति किलो थी, वो सीधे 140 रुपए हो गई। खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल 80 रुपए प्रति लीटर था, जो अब 85 से 90 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हालांकि अरहर दाल के दाम 180 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 110 रुपए प्रति किलोग्राम रह गए। हो सकता है स्टॉकिंग है, इसी वजह से तेजी है, लेकिन ऐसा जबकि वैसे तेजी थी नहीं है। 1000 और अचानक से हुई है नोटबंदी के बाद। हाँ, इसे अचानक भी कह सकते हैं कि थोड़ा उछाल आया है दालों में और कुछ रिफाइंड में उछाल आया है। ये भी नोटबंदी की वजह हो सकती है। खास तौर पर आटे का भाव बढ़ने पर दुकानदार इसकी वजह गेहूं की कम सप्लाई को बता रहे हैं, क्योंकि रिटेल ही नहीं, थोक में भी आटा, दाल और तेल के दाम बढ़े हुए हैं। आटे में गेहूं में शॉर्टेज है, इसकी वजह से आटे में तेजी है। और चावल अभी नई फसल आई है, इसलिए चावल में बराबर चल रहा है। तेल में भी मतलब 2 रुपये लीटर की तेजी है, पता नहीं अब किस लिए तेजी है, लेकिन तेल में तेजी है। दुकानदारों की मुश्किल यह है कि उनके पास कैश नहीं आ रहा, इसलिए उन्हें आगे से महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। दुकानदारी भी कम हो गई है। ऊपर से जो ग्राहक आते हैं वो नकद भुगतान की जगह उधारी पर जोर देते हैं। लोग क्या बोलते हैं उधारी लेने आते हैं तो कि क्यों उधारी में लेके जा रहे हैं? जी, पैसा नहीं है। इतने सारे लोग उधारी ले गए आपसे? जी, ले गए हैं। इतने सब उधारी ले गए? हाँ जी सर।
लोगों की भी अपनी परेशानी है, कैश मिलना मुश्किल है। जिनके पास कैश है वो खर्च करने से बच रहे हैं, जिनके पास कैश नहीं है वो लाइन में लगने से परेशान है। मोदी जी ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है और हम उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। जिस तरह से उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है हमेशा उनके साथ रहेंगे। काले धन के खिलाफ जो मोदी ने काम किया बहुत बढ़िया किया और लगभग 80% यूथ और वो सब सर्विस क्लास और लो तबका सब उनके साथ है। बेसिकली मैं तो ये कहना चाहूँगा ये छोटा आदमी है जिसको कैश की प्रॉब्लम आ रही है, जिसका व्यवसाय थोड़ा सा रुक गया, काम छूट गया, उनको बेसिकली प्रॉब्लम उनको हेल्प करी जाए किसी भी लेवल पे जाके। आटा दाल ही नहीं, सब्जियों का हाल भी वैसा ही है, जबकि थोक में सब्जियों के दाम 30% तक गिर गए। दिल्ली के तमाम थोक सब्जी मंडी के कारोबारियों के काम धंधे पर ब्रेक सा लग गया है। गाजीपुर की थोक सब्जी मंडी में हम हैं और आलू की कीमतों में कितना असर हुआ है नोटबंदी के बाद ये जान लेते हैं। ये बताइए भैया, अब आलू की कीमतों में कितना गिरावट आप देख रहे हो? आलू की कीमत में बहुत ज़्यादा गिराव आ चुका है और बिल्कुल नोट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि नोट मंडी में हमें भी बहुत परेशानी हो रही है, हमसे कोई ले नहीं पा रहा है और 100 के नोट को दे नहीं पा रहा। इस वजह से कम 8-10 रुपये किलो नीचे आ गया आलू। आज कम से 14-15 रुपये आलू आज 3-4 रुपये 5 रुपये किलो बिक पा रहा है। थोक में जो आलू 15 रुपए किलो था अब वो 4 रुपए किलो हो गया है। गोभी के दाम 3 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि पहले 15 रुपए थे। प्याज 8 रुपए प्रति किलोग्राम है जो 12 रुपए थे। शिमला मिर्च 10 रुपए प्रति किलोग्राम है जो पहले 30 रुपए था। इसके बावजूद फुटकर में आम लोगों तक सब्जियां सस्ती नहीं हुई हैं, जबकि थोक मंडियों में दुकानदार अपना काम धंधा सुस्त बता रहे हैं और सब्जियां 30% तक सस्ती हो चुकी हैं। लोग कुछ बताते हैं कि वहाँ बहुत सस्ता हो गया है। ये तो सिर्फ कहने की बात है सर। सस्ता हो गया तो हम भी तो मार्केट करते हैं, हमको तो मिलता नहीं, सस्ता कहाँ से लाए बताइए। पर क्या है कि सब जगह ऐसा जो एक पैसा नहीं बचे उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये होता है कस्टमर आए और ले जाए, अपना परमानेंट डेली मतलब दुकानदारी वाली बात होती है और कोई ऐसी बात नहीं। यानी जहाँ राहत मिलनी चाहिए वहाँ भी आम जनता को राहत नहीं मिली है। ऊपर से आटे दाल के बढ़े दाम ने दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। बिना कैश के ये कष्ट भरे दिन कब कटेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिना कैश के भारत के आम लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है। फिलहाल तो जनता किसी तरह इसे सह रही है। दिल्ली से अंकित यादव के साथ रवीश पाल सिंह, आज तक।